हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एन बी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए कक्षा 11वीं के भूगोल के पाठ एक भूगोल एक विषय के रूप में इसकी एक शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें पूरे पाठ को शॉर्ट तरीके से समझाया गया है ताकि आप एक वीडियो देख के इंट्रोडक्शन देख के आपको पाठ में इंटरेस्ट जगे। ठीक है, इस वीडियो देखने के बाद जब आप चैप्टर पढ़ोगे या स्कूल में करवाया जाएगा तो बहुत ही ईजी लगेगा। तो शुरुआत करता हूँ आपको इस वीडियो का। जो पहली बार जुड़े हैं इस चैनल से प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो लाइक और शेयर करें। तो भूगोल, ठीक है बेटा, ज्योग्राफी इंग्लिश में ज्योग्राफी बोलते हैं, हिंदी में भूगोल। भूगोल शब्द हिंदी के दो शब्दों से मिलकर बना है बेटा। भू जमा गोल, भू मतलब ज़मीन, गोल मतलब गोल होता है, यानी पृथ्वी गोल है। तो भूगोल का मतलब क्या है? पृथ्वी गोल। ठीक है, तो अगर मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आता है कि भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो पृथ्वी गोल है। ओके, अगले टॉपिक के अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 234 ईसा पूर्व यूनान के प्रसिद्ध विद्वान इरेस्टनीज, इस नाम याद रखना बेटा, इरेस्टनीज ने इस विषय की परिभाषा देने के लिए जियोग्राफ शब्द का प्रयोग किया। भाई इंग्लिश में ज्योग्राफी बोलते हैं, आप भी ज्योग्राफी बोलते होंगे। तो जियो यानी पृथ्वी, ग्राफ्स यानी वर्णन। तो ज्योग्राफी क्या है? पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, इंग्लिश में अगर ज्योग्राफी वर्ड आता है या हिंदी में भूगोल का मतलब पृथ्वी गोल, और ज्योग्राफी का मतलब पूछा जाए परीक्षा में तो धरती का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। ठीक है बेटा, और सबसे पहले इस शब्द को कौन लेके आया था? इरेस्तास्थेनीज। ठीक है, इरेस्तास्थेनीज सबसे पहले इस शब्द को लेके आए थे 234 ईसा पूर्व में। यूनान, जिसे हम ग्रीक बोलते हैं, प्रसिद्ध विद्वान थे। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है बेटा? जो मैंने अभी आपको बताया सेम वही है, पृथ्वी का वर्णन करना। तो कोई आपसे पूछे ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी का मतलब बताओ, तो वह विषय जो पृथ्वी का वर्णन करता है। ठीक है, अब आगे जब हम वीडियो को बढ़ाएंगे तो आप और भी चीज़ जानोगे। वर्तमान समय में यानी आजकल, वर्तमान समय में भूगोल का शब्द का अर्थ है पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले स्थानिक और सामयिक विभिन्नताओं के अध्ययन को। देखो भाई, इस लाइन को ध्यान से समझाता हूँ। आज की डेट में भूगोल का मतलब क्या है? आज की डेट में तो वर्तमान समय में भूगोल का अर्थ है पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के, भाई ज़मीन पे लोग रहेंगे, आसमान में तो रहेंगे नहीं, पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाली स्थानिक। स्थानिक मतलब क्या होता है बेटा? स्थानिक होता है किसी विशेष स्थान पे। जैसे हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तो वहाँ पहाड़ मिलेंगे आपको। ठीक है ना, पहाड़ होंगे, वहाँ पे ठंड होंगे। हम अगर साउथ इंडिया यानी केरला की बात करें तो समुद्र तट है। तो स्थानिक यानी स्पेटियल, और सामयिक यानी कि समय के साथ साथ। सामयिक मतलब 10 साल पहले, 20 साल पहले दिल्ली में कम घर थे, अब ज़्यादा घर हो गए। यानी कि हम बात करें 1912 में जब दिल्ली राजधानी बनी थी, जंगल था और अब जंगल मिलता ही नहीं। तो इस पृथ्वी पर पाई जाने वाले स्थानिक और सामयिक विभिन्नताओं के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। यानी समय के साथ जो विभिन्नताएं होती हैं और किसी स्थान पर जो विभिन्नताएं होती हैं उनके अध्ययन को हम भूगोल कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया बेटा भूगोल का पहले जो शब्द का मतलब है, और वर्तमान में आज की डेट में भूगोल शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं। तो पृथ्वी के धरातल पर जो भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, चाहे वो स्थानिक हो यानी किसी विशेष स्थान की हो, चाहे समय के साथ हो, ये सब की विभिन्नताओं का अध्ययन हम भूगोल कहते हैं। अगला टॉपिक है बेटा, भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम है, यानी कि दो अप्रोचेस। उपागम क्या होता है? किन किन तरीकों से हम अध्ययन कर सकते हैं। तो दो अप्रोचेस है, उपागम है, क्रमबद्ध और पारदेशिक। अब क्रमबद्ध क्या होता है? मानो कि जल एक पृथ्वी पाए जाने वाला संसाधन है। अब वो जल के बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए तो भाई जल कहाँ से आता है, जल कैसे बनता है, जल का यूज़ क्या है, किन किन जगह पे कैसा जल मिलता है, किस राज्य में जल की कमी है, किस देश में जल की अधिकता है, कहाँ पे बाढ़ आती है। तो जल से संबंधित सभी जो ज्ञान होगा क्रमबद्ध, वो क्रमबद्ध में आएगा बेटा। ठीक है, यानी कोई एक टॉपिक लेके पूरी की पूरी नॉलेज आगे जैसे बढ़ते क्रम में, तो उसे हम क्रमबद्ध अध्ययन कहते हैं। और पारदेशिक यानी दिल्ली का ले लिया आपने, ठीक है, दिल्ली या कोई भी उत्तर प्रदेश का ले लिया, तो उत्तर प्रदेश में अब पानी के बारे में तो पढ़ेंगे, वहाँ के संसाधन हो गए, है ना, वहाँ के जीव जंतु हो गए, वहाँ पे लोग हो गए, वहाँ पे घर हो गए, वहाँ पे नदियाँ हो गई, वहाँ पे पाई जाने वाली विभिन्नताएँ, प्राकृतिक संसाधन, ये सब। तो भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम बेटा, अगर परीक्षा में आता है कि भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम कौन से हैं, तो क्रमबद्ध और पारदेशिक। क्रमबद्ध क्या होता है? किसी भी विषय का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना।
ठीक है। सीक्वेंस में अध्ययन करना, जैसे जल का उदाहरण दिया बेटा आपके सामने कि जल क्या होता है, जल कहाँ से मिलता है, और फिर जल के बारे में, जल से संबंधित जो भी ज्ञान होगा आप बताओगे क्रमबद्ध में। लेकिन उन्होंने पारदेशिक बोल दिया, तो आप किसी एक प्रदेश को टॉपिक लोगे। मान लो आप एक कॉलोनी में रहते हैं, तो उस कॉलोनी के बारे में आपको समझना है, तो उस कॉलोनी में जो जो एक्टिविटी होती है, जो जो चीज़ मिलती हैं, भाई इतने सब्जी वाले यहाँ पे, यहाँ रेडी लगाते हैं, यहाँ पे सड़कें खराब है, ये सारा आ जाएगा पारदेशिक में। समझ में आया आपको कि भूगोल के अध्ययन के दो उपागम है, कौन कौन से, क्रमबद्ध और पारदेशिक। आगे बढ़ते हैं। भाई भूगोल का महत्व क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं भूगोल हम? ठीक है, आपने ज्योग्राफी चूज़ करी 11th क्लास में, क्यों करी? भाई कईयों ने सोचा आसान विषय है, पढ़ लो, लेकिन इसमें भी अच्छा करियर है, आप भूवैज्ञानिक बन सकते हैं। ठीक है, आप फ्यूचर में जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में नौकरी मिल सकती है आपको, इसमें और अच्छा करियर बनाएंगे तो इंडिया में जैसे कि हड़प्पा सभ्यता वगैरह खोजी गई, आप इस संस्था से जुड़ के, सर्वेक्षण संस्था से जुड़ के जॉब और अच्छे फील्ड में जा सकते हैं। तो भूगोल का महत्व क्या है बेटा? भूगोल विविधता समझने, यानी जो अलग अलगपन है, भूगोल विविधता समझने, समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसे विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। यानी आज तक हम इतिहास ही पढ़ते आए कि इतिहास में ये होता है, इतिहास में, लेकिन भूगोल में क्या पढ़ेंगे कि 100 साल पहले उस जगह पर क्या हो रहा था और 100 साल बाद उस जगह पे क्या हो रहा है। 100 साल पर कितने लोग रहते थे 100 साल पहले, और 100 साल बाद कितनी जनसंख्या बढ़ गई। यानी कुछ मिला के इतिहास 10वीं तक पढ़ते आए, हिस्ट्री, SST, उसमें भूगोल था, तो इसलिए था कि भूगोल इतिहास से संबंध है, मानव से संबंध है। तो यहीं लिखा हुआ है कि भूगोल विविधता समझने, यानी जो परिवर्तन समय के साथ होते हैं, जो अलग अलगपन है, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, तो भूगोल विविधता समझने, समय एवं स्थान के संदर्भ में। भाई आपको पता है परिवर्तन सृष्टि का नियम है, आज आप देखोगे एक जगह, 10 साल बाद वो जगह, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। तो समय एवं संसाधन के संदर्भ में ऐसे विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है भूगोल हमें। ठीक है बेटा, तो कोई पूछे भूगोल से क्या फ़ायदा है, कि भूगोल विविधता समझने और समय स्थान के साथ जो जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं वो कैसे उत्पन्न हुई, क्या कारण थे, उनको समझने में क्षमता प्रदान करता है। इससे मानचित्र में परिवर्तित गोलक को समझने, यानी मानचित्र में, भाई आपको पता है इंडिया जब आज़ाद हुआ था बहुत ही कम राज्य थे, आज भारत के 28 राज्य हैं, है ना। तो ये परिवर्तन ही तो है भाई, 8 केंद्र शासित 28 राज्य हैं। धरातल, जमीन, विश्व की मृदा, मिट्टी कैसी है। अब ये नहीं कि इंडिया के बारे में पढ़ना है, भूगोल का मैंने पहले बताया पृथ्वी गोल है, और ज्योग्राफी पृथ्वी का वर्णन करना। तो पूरी पृथ्वी में, चाहे इंडिया की बात करें, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, चाहे कहीं की बात करें, उसका अध्ययन करेंगे। तो विश्व की मृदा, मिट्टी, खनिज संपदा, मौसम, जलवायु, जनसंख्या, यातायात, संचार के साधन और स्थानीय परिदृश्यों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है बेटा, ये महत्व है भूगोल का, किस किस की, कि क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, विश्व की मिट्टी कैसी है, खनिज संपदा, मौसम, जलवायु। अगर आप ध्यान देंगे तो कक्षा 9वीं और 10वीं की जो भूगोल की वो पाठ्य पुस्तक है, उसमें सब टॉपिक था ना, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, इंडिया का आकार क्या है, ये सब था, और वहाँ कौन कौन जानवर पाए जाते हैं, ये सब कुछ था। तो वही बात है कि भूगोल हमें विश्व की मृदा, खनिज संपदा, मौसम, जलवायु, जनसंख्या, यातायात, संचार के साधन, स्थानीय परिदृश्यों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, मिलती है। इसके अतिरिक्त पर्वत, पठार, कक्षा 9वीं का तीसरा चैप्टर था ना भौगोलिक विविधता वाला, तो अतिरिक्त पठार, पर्वत, मैदान, रेगिस्तान, समुद्र, झील, पर्यावरण, सांस्कृतिक तथ्यों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, भूगोल का महत्व क्या है बेटा? इन सभी विषयों के बारे में जानकारी मिलती है, चाहे वो किसी एक देश की हो, चाहे किसी पूरे विश्व की बात करें, पूरे विश्व में भी जहाँ भी किसी भी कंट्री की बात करेंगे या पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे, तो सारी जानकारी हम लेते हैं भूगोल से। ठीक है, अब आपको जो बुक है भूगोल की इजी लगेगी और भूगोल समझने लगेगा। ठीक है बेटा, तो भूगोल का यह महत्व है कि भूगोल समय के साथ जो विभिन्नताएं उत्पन्न होते हैं किसी भी जगह पर, उसकी जानकारी देता है, और भूगोल हमें विविधताओं के बारे में जानकारी देता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, ये आपने इतना चैप्टर, मतलब इतनी छोटी सी वीडियो में, इतने में ही आपने पूरा चैप्टर कंसेप्ट समझ लिया कि भूगोल के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, भूगोल एक विषय क्यों है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना आप सभी को। पॉइंट 1, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है बेटा, क्या आसपास के संसाधनों पर निर्भर रहते हैं,
आदिम समाज यानी आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर, यानी जो आदि मानव थे वो भी भाई प्राकृतिक संसाधनों पर वो थे, निर्भर थे, जैसे कि पशुओं, खाद्य, पौधों पर आश्रित था। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन निर्वाह के लिए आसपास के संसाधनों पे, और संसाधन कहाँ होते हैं भाई, संसाधन धरातल पे होते हैं। और हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, जमीन का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो इससे संबंधित है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा इरेस्तास्थेनिस। ये भाई नाम आपका पहले भी आया था, सबसे पहले इसने ही ज्योग्राफी शब्द का मतलब निकाला। ज्योग्राफी वर्ल्ड को जो अर्थ निकालने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, इरेटास्थेनिस नामक एक ग्रीक, ग्रीक मतलब यूनान, कन्फ्यूज मत होना, यूनान और ग्रीक एक ही है, हिंदी में यूनान, इंग्लिश में ग्रीक। एक ग्रीक विद्वान द्वारा सबसे पहले भूगोल शब्द का इस्तेमाल किया गया। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो यानी पृथ्वी, ग्राफोस यानी वर्णन करना। तो ज्योग्राफी का अर्थ क्या है, पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, आपकी रिवीजन भी हो रही है, आपको पॉइंट्स भी याद करवाए जा रहे हैं कि इरेस्टोस्थेनिस नामक एक यूनानी विद्वान द्वारा सबसे पहले भूगोल शब्द का इस्तेमाल किया गया। ये शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो अर्थात ग्राफोस से बना है। ठीक है, इसका मतलब भी लिखा हुआ है कि जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफोस मतलब वर्णन करना, यानी ज्योग्राफी का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा, देखेंगे इस पॉइंट को कि भूगोलवेता यानी भूगोलवेता जो भूगोल का अध्ययन करते हैं, भूगोलवेता मात्र धरातल पर तथ्यों की विविधताओं का अध्ययन नहीं करते, यानी क्या केवल वो अध्ययन नहीं करते कि पृथ्वी पे क्या क्या चेंज आया है, धरती पे क्या चेंज आया है, जबकि उन कारकों को भी पढ़ते हैं कि चेंज क्यों आया है। भाई 10 साल पहले यहाँ पे जंगल था मान लो, और अब घर बन गए हैं, तो हम ये नहीं पढ़ेंगे कि जंगल से घर बन गए, क्यों बन गए हैं ये भी पढ़ेंगे। तो भूगोलवेता यानी जो भूगोल का अध्ययन करते हैं वे मात्र धरातल पर तथ्यों में विविधता का अध्ययन नहीं करते, जबकि उन कारकों को भी पढ़ते हैं जो इन विविधताओं की वजह होती है। एक एग्जाम्पल दे रखा है बेटा कि फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश भिन्न होता है, अलग अलग होता है, लेकिन ये भिन्नता एक तथ्य के रूप में जलवायु, बाजार में मांग, किसानों की आय व क्षमता, मिट्टी, तकनीक, इन सभी से संबंध होती है ना बेटा। मैं बोलूँ कि उत्तर प्रदेश में बहुत भाई वो होती है उपजाऊ, पंजाब हरियाणा में बहुत उपज होती है, क्यों होती है भाई, रीजन क्या है, वहाँ पे क्या होगा, वस्तुओं की बाजार में मांग, किसानों का वह क्षमता, मिट्टी कैसी होगी, है ना, क्या टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो, कैसे पुराने तरीके से खेती कर रहे हैं, नए तरीके से खेती कर रहे हैं। तो ये उदाहरण दिया गया कि भूगोलवेत्ता सिर्फ ये नहीं अध्ययन करते कि चेंज आया है, जबकि ये करते हैं कि चेंज किन कारणों से आया है। चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं बेटा हम। चौथा, एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 प्रश्नों से संबंधित है। पूरे चैप्टर में मेन ये 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल का जो हम वर्गीकरण करते हैं कि भूगोल में क्या है, क्यों है, कैसे, तो वो 3 प्रश्नों से। पहला प्रश्न ये है कि कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं, जिन्हें हम क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं। जैसे पेड़ पौधे क्या है, जमीन क्या है, तो भूगोल क्या करता है, धरातल पर पाए जाने वाले, धरती पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं की पहचान। भाई यहाँ पे क्या होता है, तो क्या मतलब कैसे बताओगे भाई, यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो बताओगे आप। दूसरा है क्यों, ठीक है, क्यों का कैसे है, कुछ प्रश्न कौन से तत्व कहाँ स्थित हैं, ये संबंधित सूचीबद्ध सूचनाओं से जुड़े होते हैं। ये प्रश्न व्याख्या, तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्यकरण से जुड़े होते हैं, यानी क्यों, क्या, क्यों और कहाँ, ये 3 मेन क्वेश्चन है, क्या, क्यों और कहाँ। तो क्या में क्या है, जैसे यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे हैं, क्यों है भाई, यहाँ पे कोई इंसान ने अभी तक बसा नहीं, अपने आप हो गया है, यहाँ पे बारिश होती है, सूरज का प्रकाश निकलता है, तो भाई आ गया क्यों। और कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक यानी जो फिजिकल रूप से भी दिख रहे हैं और सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से, भाई यहाँ पे अधिक हरियाली है, वहाँ पे कम हरियाली है, तो कहाँ से। तो एक बार ध्यान से इस टॉपिक को समझे बेटा, इस टॉपिक को समझ गए, सब समझ गए इस चैप्टर में। तो क्या वाले प्रश्न क्या होते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पर क्या उपलब्ध है। मैं बोलूँगा कि भाई बिहार में जनसंख्या ज़्यादा है, बिहार में क्या ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है। अब होगा क्यों ज़्यादा है भाई, वहाँ पे एक तो नदी के किनारे बसा हुआ है, और बहुत इतिहास में बहुत वो था ना, मगध वगैरह ये सब, वही बिहार के तो वो पार्ट हैं, तो इसलिए वहाँ पे पुराने समय से ही लोग बसते आ रहे हैं, ये लिख दोगे आप। वहाँ उपजाऊ मैदान है, ये लिख दोगे आप। तो कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक सांस्कृतिक विशेषताओं के
प्रतिरूप की पहचान से, यानी कि जो भी कुछ धरातल पे आप पाते हो, जो भी कुछ दिखता है आपको, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे मानव निर्मित हो, चाहे सांस्कृतिक हो, वो है क्या, कि क्या है। फिर क्यों है, क्यों है मतलब भाई क्यों है, अब मतलब जलवायु तो क्यों है भाई, भाई अभी आपको उदाहरण दिया कि बारिश अच्छी होती है, सूरज का प्रकाश होता है, वहाँ पे इंसानों की पहुँच नहीं है, तो वो क्यों वाले जुड़े होते हैं सूचनाओं से, भाई क्यों है, यहाँ पे ज़्यादा आबादी क्यों है, ये सब आ जाएगा। वहाँ पे क्या है, बिहार में जनसंख्या है, क्यों है, ये आ जाएगा कारण बताने इसमें। तीसरे में कहाँ कहाँ, अब आ गया कहाँ, तो बेटा भूगोल के 3 प्रश्न है, क्या, क्यों और कहाँ, यानी जो भौतिक और सांस्कृतिक विविधता है वो कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, यूपी और बिहार जनसंख्या ज़्यादा है, बंगाल में भी ज़्यादा है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में कम है ना। तो ये तीनों प्रश्न है कि क्या क्या चीज़ और वो क्यों है और कहाँ कहाँ है। ठीक है बेटा, चलो 5वां पॉइंट, भूगोल की सभी शाखाएं आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल से जुड़ी है। अगर मैं कहूँ कि भूगोल बस अलग विषय है, नहीं भाई, भूगोल किस किस से जुड़ी है भाई, आर्थिक, जहाँ पे ज़्यादा कमाई होगी लोग वहाँ पे ज़्यादा रहेंगे, आर्थिक भूगोल हो गया, और लोग ज़्यादा रहेंगे तो भाई ज़मीन के बारे में बात कर रहे हैं, या वहाँ पे संसाधन के बारे में, लोग आबादी ज़्यादा क्यों है भाई, आर्थिक विकास है। तो आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, इन सबसे बहुत घनिष्ठता से जुड़ी हुई है। ठीक है बेटा, ये सभी स्थानिक विशेषताएं किसी स्थान पे होता है ना, जैसे मान लो कि हम दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे सब कुछ, दिल्ली कब बनी है ना, राजधानी कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनी, यहाँ पे कितने लोग हैं, क्या क्या होता है, सब पढ़ेंगे। दूसरा, एक भूगोलवेत्ता को गणित एवं कला, विशेषकर मानचित्र में निपुण होना चाहिए। क्यों भाई, भूगोल में आपको पता है 5 किलोमीटर दूरी पे आपका ये घर है, तो भाई जीपीएस आप चलाते हो सभी, जीपीएस भूगोल से जुड़ा हुआ है। क्यों, अगर भूगोल जमीन ही नहीं होगी तो जीपीएस का क्या करोगे आप। तो भूगोलवेत्ता को गणित व कला में निपुण होना चाहिए। भूगोल खगोलीय स्थितियों से भी, भाई यहाँ पे बारिश तेज़ हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है, अफ्रीका में सूखा पड़ता है, ठीक है, मानसराम में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो खगोलीय स्थितियों के बारे में भी होता है। और अक्षांश देशांतर, ठीक है, जो भी आपका पृथ्वी से संबंधित कोई भी ज्ञान है वो भूगोल में आ जाएगा। अगला पॉइंट है 7वां, वनस्पति शास्त्र। भाई वनस्पति पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे कहाँ उगेंगे, जमीन में उगेंगे। अभी हमने पढ़ा भूगोल क्या है, पृथ्वी का वर्णन करना। अब पृथ्वी में जो कुछ चीज़ पाई जाए हम वर्णन करेंगे। तो वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, जैव भूगोल, पारिस्थितिकी विज्ञान से ज़्यादा निकट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मानव विभिन्न स्थानिक पर्यावरण में निवास करते हैं। तो ये नहीं भाई हम बोलें भूगोल किस किस से जुड़ा है, मैथ से, साइंस से, ठीक है, भाषा से भी जुड़ा हुआ है। भाई हम इंडिया में तो हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अंग्रेज लोग इंग्लिश भाषा में अपने अर्थ को जानेंगे, अपने एरिया को जानेंगे, तो ये भाषा से संबंधित है, गणित से है, कला से है, सामाजिक विज्ञान से, भूगोल से, विज्ञान से, ठीक है, हर जगह से। और 8वां पॉइंट है जलवायु विज्ञान। भाई कहाँ पे कितनी मात्रा में पानी है, कितने % पानी पीने योग्य है। समुद्री विज्ञान, भाई पृथ्वी में तो समुद्र है, तो समुद्री विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, मृदा, मिट्टी के बारे में, इन सबसे जुड़ा हुआ है। तो अब आपको लग रहा होगा भूगोल एक ऐसा विषय है जो सभी विषयों से जुड़ा हुआ है। सभी विषयों में जो जो हम पढ़ते हैं, भाई इंसानों के बारे में पढ़े, इंसान कहाँ है, पृथ्वी पर है, तो इंसानों के बारे में भी इसमें आ गया। तो भूगोल का जो मतलब है कि पृथ्वी का वर्णन करना, तो पृथ्वी में कोई भी, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, चाहे सूरज का प्रकाश हो, चाहे चंदा मामा हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ भूगोल का अंग है। ठीक है, तो भूगोल के 2 पागम बताए मैंने आपको, क्रमबद्ध और पारदेशिक। क्रमबद्ध क्या होता है, जैसे कि हम मान लो पेड़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पेड़ के बारे में पूरी डिटेल, ठीक है, कहाँ उगते हैं, कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस देश में ज़्यादा है, किस में कम। और पारदेशिक, भाई एक स्पेशल जगह ले लेते हैं, दिल्ली ले ली, बम्बई ले ली, कोलकाता ले ली, उसमें कुछ भी आ जाए, पेड़ से, पानी से, ठीक है, जनसंख्या, सब कुछ। तो पारदेशिक मतलब एक प्रदेश की सारी जानकारी, और क्रमबद्ध मतलब किसी भी टॉपिक का, किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान। और भूगोल के क्रमबद्ध भूगोल के जन्मदाता, ये याद करना बेटा, भूगोल के तो वही है इरेस्थेनिस, लेकिन क्रमबद्ध भूगोल के जन्मदाता जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट हैं। ठीक है, जो हम क्रमबद्ध तरीके से भूगोल का अध्ययन करेंगे उसके जन्मदाता कौन है, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट, जर्मन के हैं। ये मल्टीपल चॉइस में प्रश्न आ सकता है। और दूसरा है पारदेशी भूगोल के जन्मदाता कौन है, कार्ल रिटर। कार्ल रिटर कहाँ के हैं, ये भी जर्मन के कार्ल रिटर और जर्मन के अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। ये अब लास्ट पॉइंट है बेटा, समझा रहा हूँ एक बार। तो भूगोल की शाखाएं
ये क्रमबद्ध तो आपने पढ़ लिया, पारदेशिक के बारे में बताता हूँ। ठीक है, पारदेशिक अध्ययन क्या है कि क्षेत्रीय अध्ययन हो गया। ठीक है, उसके विकास के, उसमें क्या क्या विश्लेषण करना है, योजना, देशी ग्रामीण योजना, शहरी योजना, मध्य प्रादेशिक योजना, स्थूल प्रादेशिक योजना, सूक्ष्म प्रादेशिक योजना। यानी पहले बोलेंगे प्रादेशिक उपभागों को 4 वर्गों में बांटा गया है। प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक मतलब कोई भी दिल्ली का अध्ययन, दिल्ली का विकास, दिल्ली का विश्लेषण, दिल्ली की योजना। ठीक है, फिर योजना 2 तरह की होती है भाई, अगर दिल्ली शहर है तो शहरी योजना, ग्रामीण तो ग्रामीण योजना। ठीक है, फिर उसको प्रादेशिक योजना को, ये पहले वाले को भी 3 भागों में बांटा हुआ है। स्थूल क्या होता है भाई? स्थूल होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अध्ययन करना, डीपली अध्ययन। मध्य मतलब कि भाई ऊपरी मतलब ज़्यादा डीप में नहीं जाना। और सूक्ष्म भाई दिल्ली राजधानी है, यहाँ पे इतनी आबादी है, बात खत्म। तो प्रादेशिक अध्ययन 3 प्रकार का होता है। एक तो प्रादेशिक अध्ययन, उपागम नहीं, उपागम तो 4 प्रकार का होता है, अध्ययन 3 प्रकार का होता है, स्थूल, मध्य और सूक्ष्म। ठीक है, एक बार देखो, ध्यान से देखो इस टॉपिक को। ये क्या है? क्रमबद्ध का तो क्लियर हो गया आपका, किसी एक टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी। लेकिन प्रादेशिक का जो है बेटा वो ये है कि 4 भागों में प्रदेश का अध्ययन, उसका विकास कैसे हुआ, विश्लेषण करना और योजना, ये सबकी जानकारी लेंगे। अब प्रादेशिक अध्ययन ये वाला है, इसके 3 भाग हैं। स्थूल यानी कि डीपली, मध्य मतलब थोड़ा बीच में से, मतलब ज़्यादा डीपली नहीं, और सूक्ष्म मतलब ऊपरी से। ठीक है, योजना 2 तरह की होती है, ग्रामीण शहर तो ग्रामीण योजना, शहरी शहर तो शहरी योजना। तो ये बेटा आपकी भूगोल का जो चैप्टर है वो एंड होता है। वीडियो को देख लोगे 1-2 बार तो ये चैप्टर जब आप सुनाओगे विद्यालय में और आपको पढ़ाया जाएगा या आप खुद भी पढ़ोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई, जरा से भी पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं इसी तरह आपको ज्योग्राफी के और इवन 9 से 12 तक के सभी विषय की धीरे धीरे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। जुड़े रहिए एनबी ई लर्निंग के साथ। धन्यवाद।